तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं सत्यभूषण राव जी। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे रिपीट गेस्ट है। रिसेंटली हम टीजीवी तेलुगु में भी सिमिलर टॉपिक कवर की है। वायुसेना के अनुभवी है और पायलट ट्रेनिंग मेंटर, पॉडकास्टर और विमानन अंग्रेजी परीक्षक और प्रशिक्षक भी है। और पायलटों को पेशेवर पायलट बनने के मदद करना, दैट इज नथिंग बट ही हेल्प्स पायलट्स इन बिकमिंग प्रोफेशनल पायलट्स। सो आज उनके साथ हम करियर्स इन एविएशन सेक्टर अदर देन पायलट एंड कैबिन क्रू, मतलब पायलट और कैबिन क्रू के अलावा विमान यान क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मगर बात करने से पहले उनके दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। सो भूषण जी, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे, चलिए। ठीक है, ठीक है। पहला पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। बहुत सुनहरा है। ड्रीम, सपना। सपने देखोगे नहीं तो सच कैसे होंगे। और स्माइल, मुस्कुराहट। दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे इन्फ्लुएंसिंग चीज। सही है। और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। फादर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं इसको। धन। जरूरी है जीने के लिए। अच्छा, हाँ सही है। और जिंदगी, लाइफ। ना मिलेगी दोबारा। आप तो जानते हैं उम्र के बारे में। हाँ 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 हाँ। न तो दूसरा शब्द है कि मूवी, सिनेमा। कभी कभी ठीक है। ठीक है। मनोरंजन है, मनोरंजन का एक साधन है। मनोरंजन का एक साधन, ओके ठीक है। और दूसरा शब्द है कि लीडरशिप। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जिंदगी में लीडरशिप बहुत जरूरी है, चाहे आप घर पे यूज करो या ऑफिस में यूज करो या खुद के लिए यूज करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, हर एक में होना चाहिए। और आविष्कार, इन्वेंशन। इन्वेंशन तो शायद मैं काबिल नहीं हूं उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो भी एक बहुत जरूरी है फॉर ह्यूमंस, फॉर मैनकाइंड। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सही है। और आखिरी शब्द, सक्सेस। सक्सेस एक एडिक्शन होता है। एक बार उसको आपने टेस्ट कर लिया तो उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। तो उस एडिक्शन एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरा भी है। उसको हम्म आपको डिपेंड होता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम्म टेस्ट करते हैं। मैं भी वही बिलीव करता हूँ। लाइक अगर हम एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद व्हाट नेक्स्ट बोल के उसके पीछे पड़ते रहते। और भूषण जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वेलकम करने के पहले ऑडियंस को वेलकम करूंगा। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और भूषण जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है। कैसे हो आप? और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल है कि आपके करियर और जीवन से शुरू करेंगे। आपके करियर में की माइलस्टोन्स शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। जैसे आप जानते हैं, मेरा अभी तक करीब 37 साल की मेरी करियर की अभी तक मेरा अनुभव है। मेरा काम मैंने 1987 में शुरू किया था, एयरफोर्स में ज्वाइन करके। 86 में, रादर 86 अगस्त में मेरी ये एविएशन करियर शुरू हुआ है। अभी अगस्त आएगा तो मेरा 37 साल पूरा हो जाएगा। तो इतने ही लंबे दौर का एक तरह से मैं बताऊंगा तो तीन ऐसे चीजें हैं, तीन ऐसे क्या बोलते हैं इंस्टेंसेस है जो कि मेरे को इतने दिन तक इस सर्विस में, इस करियर में टिकने के लिए मजबूर किए या मोटिवेट किए। सबसे पहला आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन किया, उसका करीब तांबरम मद्रास में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 1.5 साल की ट्रेनिंग थी वहां पे। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग में ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद एक दिन हम सबको बुलाए गए थे वहां पे। एटीसी करके एक होता था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता था। अच्छा। वहां पे सबको बुलाया, वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या होता है वो सब समझाने के लिए। वहां पे हम लोग करीब 60-65 लोग थे। हम लोग जो हम्म ट्रेनिंग जो था सबको बुला के वहां पे फॉलो इन कराया, जैसे फौज में होता है। सब यूनिफॉर्म पहनेंगे, लाइन पे खड़े रहेंगे, अटेंशन सावधान में खड़े रहेंगे। सामने आपको इंस्ट्रक्टर होगा, आपको एक फौजी की लाइफ की तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे। इस तरह से ही वाज गिविंग सब इंस्ट्रक्शंस। अच्छा। तो इंस्ट्रक्शन देते समय उसने मैं जहाँ पे वो फ्लाइट में खड़ा हुआ था, मेरे को उसने नाम से बुलाया, बुला के एक पेपर दिया मेरे को। और वो पेपर देके मेरे को बुलाया कि वो 5th फ्लोर में जो एटीसी कंट्रोल टावर आपने देखा होगा एयरपोर्ट में, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है वो एयर ट्रैफिक हाँ। कंट्रोल टावर होती है, जहाँ से हम्म आप पूरे एयरफील्ड देख सकते हैं, पूरे एयरपोर्ट देख सकते हैं। हाँ। तो वहां पे मेरे को उसने एक पेपर पकड़ाया
पकड़ा के बोला है कि ये 5th फ्लोर में फलाना सो एंड सो आदमी बैठा होगा, उनको ये पेपर दे के आओ। अच्छा। मैं बोला ठीक है। वो पेपर लेके जाके उनको दे के वापस आके फ्लाइट में खड़ा हो गया। हम्म। ये पूरा इंस्टेंस जो 5 मंजिल मैंने 1st फ्लोर तक जो भाग के दौड़ के, क्योंकि पहले बार मेरे नाम से किसी ने बुला के मेरे कुछ काम दिया है, तो आई वॉज 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, मुझे करना है। तो सीधा दौड़ के गया, वो पेपर उसको हैंड ओवर कर दिया, वापस आके जहाँ पे मैं खड़ा था वहां पे खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद जैसे मैं वापस आके फ्लाइट में खड़ा हो गया, 2-3 मिनट के बाद जो सामने इंस्ट्रक्टर खड़े थे वो अच्छा। पूछ रहे थे, मैंने उस जगह पे मेरे को राव करके बुलाया जाता था। अच्छा। फौज में क्या आपका नाम से नहीं जाएगा, आपके सरनेम से जाते सर जाते, नहीं। मेरा सत्यभूषण राव है तो हम्म। राव वीएसबी हो गया। फ्लाइट में ऐसे पूछा, राव को मैंने बोला था ऊपर वो पेपर देने के लिए, अभी तक आया नहीं है। मैं यहाँ से ऊपर हाथ उठा के जोर से बोला, सर पेपर दे के वापस आ गया। अच्छा। कन्वर्सेशन वाज इंग्लिश, इन इंग्लिश ऑफ कोर्स। अच्छा। देन उसने पूछा कि अभी तो मैंने आपको दिया, इतने जल्दी कैसे आ गए? मैं बोला, हाँ, सर हाँ। आपने देने के लिए बोला, मैं भाग के गया, दे के वापस आ गया। तो उस दिन उन्होंने बोला कि आप आगे जाके इस करियर में बहुत सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि आपको काम और टाइम का इंपॉर्टेंस आप जानते हो। अच्छा। यू वैल्यू द टाइम एंड यू ऑल हाँ, वैल्यू हाँ। द इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क। सो दैट हम्म। वाज द सेंटेंस ही स्पोक टू मी। तो हम्म। दैट इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, कि उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी मैं काम करूंगा, हम्म। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट। सुपर। दिस इज फर्स्ट इंस्टेंट विच इज अ ड्राइविंग फोर्स इन माई करियर, जो मेरे को आज तक अच्छा काम करने के लिए, सिस्टमेटिकली काम करने के लिए पुश कर रहा था। हम्म। और एक इंसिडेंट ये हुआ है कि जैसे मैंने एयरफोर्स में ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई है पंजाब में, जलंधर के पास एक एयरफोर्स स्टेशन था, वहां पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। 2.5 साल की 2 साल की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद वहां पे चला गया। वहां पे एक पंजाबी थे सीनियर सेक्शन इंचार्ज थे, जिनका नाम GS थी। आज तक उनका नाम मेरे को याद है, वेरी प्रोफाउंडली। तो हम्म। उनसे जाके मुलाकात हुई, तो 6 महीने 5 महीने वहां पे मैंने काम करने लगा। उनके बाद एक दिन उन्होंने बुलाया मेरे को, बुलाया कि राव, तुम्हारा काम करने का रवैया, करने का तरीका मेरे को अच्छा लगा है, अच्छा। लेकिन ये काम से तुम खुश नहीं होगा आगे जिंदगी में, तुम आगे बहुत बड़ा तरक्की करोगे, तेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके लिए हम्म। मैं बुनियाद, मैं फाउंडेशन मैं तुम्हें दूंगा करके उन्होंने बोला कि अगला 3 महीने मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, फौज में तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे काबिलियत को कैसे तुम यूज कर सकते हो, उसका मैं ट्रेनिंग दूंगा। हम्म। अगले 3 महीने तक रोज सुबह 7 बजे मेरे पास आओ, शाम को 4 बजे तक मेरे साथ रहो। मैं अच्छा। बोला ठीक है। तो वो 3 महीने को उन्होंने मेरे को जो ट्रेनिंग दी है, हम्म। आज तक उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो इफेक्ट है, उसकी जो यूटिलिटी यूजफुलनेस है, आज तक मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। हाँ। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ माई लाइफ, जो मेरे को ड्राइव करता है आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। इस तरीके से मैंने आगे भी कई लोगों से मिला, कई लोगों से सीखा, कई लोगों से ट्रेनिंग किया, लेकिन जिस तरीके से इनिशियली उन्होंने मेरे को वो प्रोवोक किया है, जिस तरीके से उन्होंने मेरे को प्रोवोकेट किया है कि तुम अच्छा काम कर सकते हो, एक तरह से मेरा मेंटल हिप्नोटिज्म हो गया। तो उसके बाद जो भी मैं करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, मैं तरक्की करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। इस तरीके से जो इंसिडेंट्स हुए हैं, वो इंसिडेंट्स मेरे को मोटिवेट करते रहे आज तक। अच्छा। और वो इंसिडेंट्स मेरे को ये करते रहे कि आगे जो भी मैं करूंगा सक्सेसफुल करूंगा। हम्म। और जैसे मुझे मोटिवेशन मिला है, जैसे अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, अच्छा। तो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दिस। सो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आई वुड लाइक टू से। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दीज माइलस्टोन्स, हम आपके ये सफर में कौन सी तीन चीजें, एक डिसिप्लिन के बारे में पता चला और आपका कमिटमेंट जो भी है आप डिस्प्ले किए वो भी है, उसके अलावा कौन सी तीन चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके, कुछ और ट्रेड्स है तो सक्सेस फैक्टर्स। ओके नवीन जी, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी ऑब्वियसली हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि कमाना जरूरी है, खाना सही है। पीना भी जरूरी है, हम्म। जिंदगी भी जीना है, तो वो तो जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ाई करें, कुछ भी नॉलेज लें, कुछ भी स्किल्स लें, कुछ भी काम करें, आपको सैलरी तो मिलता रहेगा, पैसे तो मिलता राइट। रहेंगे। चाहे आप 100 रुपए से खुश हो, या 1000 रुपए से खुश हो, 1 लाख से खुश हो, वो तो आपके ऊपर है, जिंदगी आपकी चलती रहेगी। लेकिन किसी भी काम में आपको सक्सेस होने के लिए मेरा जहां तक मानना है, 3 चीजें, जैसे आपने पूछा है, अगर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, बट सिंस आप 3 चीज जाना चाहते हैं, कि मैं 3 चीज के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे हम्म। पहली बात, जो भी आप काम करेंगे, उस काम को उसको पैशन के साथ कीजिए, आप उसके साथ अच्छा। लव के साथ कीजिए। हम्म। क्योंकि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उस लाइफ में, उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, वो क्या। काम करने का मन नहीं लगेगा। जरूरी है कि काम करने के लिए तो सुबह जाएंगे, शाम तक वहां पर सफोकेट होती है, फिर शाम वापस आ जाएंगे, अगले दिन सोचते रहेंगे कि ये कल काम कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। हम्म। अगर यही काम आप जो
पैशन के साथ करते हैं, प्यार के साथ करते हैं, फाउंडली करते हैं, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि कल ऑफिस कैसे ना मना करते, ऑफिस जाने के लिए कैसे रोक सकता हूँ, ये चीज अच्छा। आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो यू हम्म। हैव टू, आपको जो भी प्यार है, वो जो भी काम है, उसको पहले यू हैव टू फॉलो इन लव विद दैट वर्क। हम्म। ये पहला मैंने फॉलो किया है। हम्म। और दूसरी चीज, लोग जैसे आमतौर पर आजकल बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, आपके पास लाइफ अलग होना चाहिए, समहाउ इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। हम्म। एयरफोर्स में काम किया है, 26 ईयर्स की जो एयरफोर्स की मेरी सर्विस थी, हर 2 साल में मेरी ट्रांसफर हो जाती थी। आप हम्म। पे हूँ, 2 साल के बाद दूसरी जगह पे चला गया, उसके 2 साल के बाद दूसरी जगह पे चला गया। इस तरीके से हर 2 साल 3 साल में मेरे ट्रांसफर होता था, पोस्टिंग्स होते थे। तो मैंने क्या किया, जहां भी मैं पोस्टिंग गया, आई थैंक दिस एस्पेक्ट, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस माध्यम। तो जहां पे भी मैंने गया, चाहे मैं असम में गया हूँ या बर्मा में गया हूँ या कहीं पे भी गया था, अच्छा। आई टुक माय फैमिली ऑलवेज अलोंग विथ मी। मेरे हम्म। फैमिली मेरा हमेशा मेरे साथ। और मैं कोशिश किया कि जो काम है, उस काम के बारे में हमारे फैमिली को ऐसे जानकारी हो, जो भी मैं सुबह से शाम तक करता हूँ उनके लिए उसके बारे में, और जो मेरे फैमिली को, वो मेरे ऑफिस वालों को भी जानकारी हो। अच्छा। मेरी कोशिश ये रही कि मैं काम में फैमिली को इन्वॉल्व किया और हम्म। फैमिली को काम में इन्वॉल्व किया। हम्म। इस तरीके से मैं आई वॉज फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत अच्छी तरह से मैंने मेंटेन कर पाया। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस का काम घर वालों को बोलता हूँ कि तुम मेरा काम कर दो। मैं ये नहीं बोला कि जो ऑफिस जा रहा हूँ फैमिली तो मेरे साथ ऑफिस में चलो, लेकिन हम्म। एक दूसरे को जानना चाहिए कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरा ऑफिस वालों को जानकारी होना जरूरी है, ऑफिस में क्या हो रहा है मेरा फैमिली को जानना जरूरी है। अच्छा। जब ये दोनों को मैं अच्छी तरह से मेल कर सका, तो हम्म। मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई, फैमिली की तरफ से वर्क की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हम्म। मेरा दूसरा सीक्रेट है। अच्छा। और थर्ड सीक्रेट, अगर मैं चीज बताऊं, तो जितना भी आप एक्सपीरियंस लेंगे, जितना भी आप काम करेंगे, जितना भी आप सीख लेंगे, तो उसकी कोई एंड नहीं है। हम्म। कभी भी आप ये नहीं सोच के चले कि जितना काम था मैंने सीख लिया है, आगे कुछ नहीं है। नो, हम्म। आगे भी कुछ है सीखने के लिए। सीखना कभी भी मत रोकिए, चाहे आप 10 साल के एक्सपीरियंस हो, 20 साल के एक्सपीरियंस हो, 40 साल के एक्सपीरियंस हो, सीख हमेशा आपको मिलती रहेगी। कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। अपने आप हम्म। को इम्प्रूव कीजिए, अपना आपके सीखना की जो तरीका है उसको कंटिन्यू रखिए। जितना आप सीखेंगे, उतना आपका काम इंटरेस्टिंग होगा। हम्म। ये तीनों चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में लाइन मत ड्रॉ कीजिए। जो काम कर रहे हैं उसको आप पैशनेटली और प्यार के साथ कीजिए, और हम्म। सीखना कभी मत रोकिए। एज हम्म। लॉन्ग एज यूर लर्निंग, एज लॉन्ग एज यूर सीकिंग, देन यू आप काम में खुश रह सकते Right. हैं। और सीखने के बारे में हम बात करें ना, अब थोड़ा टेबल टर्न करके हम मुश्किल सी सीख कौन सी मिले आप उसके बारे में साझा कीजिए आपके जिंदगी में। व्हाट आर टफेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्न? सीख कोई भी आसान नहीं है, नो लर्निंग इज इजी। कुछ भी सीखना है तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सही है। कभी भी ऐसे कोई चीज ऐसे आप आसान से सीख सकते हैं, तो शायद कोई भी आसान से, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, बिना गिरे बिना टांग तोड़े साइकिल चलाना सीख पाएंगे आप? नहीं। तो कोई भी सीख है, आपको कुछ तो देना पड़ेगा, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा, या तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, या तो पैसा देना पड़ेगा। कुछ तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज ए बार्गेन। राइट। लेकिन आप क्या बार्टर कर रहे हो, वो जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, जो सीखने के लिए जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, उसके रिटर्न में आप क्या स्पेंड कर रहे हैं? आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, एफर्ट स्पेंड कर रहे हैं, क्या स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हम्म। आप कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। हम्म। आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, जिसके लिए मैं वॉट एवर प्राइस आई एम पेइंग, इट इज ऑलवेज लेसर देन व्हाट आई एम गेटिंग। ये सिस्टम आप अगर मेंटली डेवलप करेंगे, तो आपको कोई भी लर्निंग आपको टफ नहीं होगा, कोई भी लर्निंग आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। हम्म। जो भी आप पे करेंगे वो ऑलवेज सस्ता ही होगा। जो आप हम्म। सीखेंगे वो आपसे वो आपसे डेफिनेटली और मोर वैल्यूबल होगा। राइट, सही है। यस। लेकिन जैसा आप पूछे, अगर कोई जो सबसे मुश्किल सीख जो है आपने सीखा है, तो उसका मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे मैं एयरफोर्स में काम कर रहा था, वहां पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं हम्म। अफ्रीका में था 1 साल के लिए। यूनाइटेड नेशंस के हमारा इंडियन एविएशन की कैंप थी, वहां पे मैं 1 साल रहा, वहां पे पीस कीपिंग मिशन के लिए। तो हम्म। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। वहां पे जिस कैंप में हम रहते थे, यूनाइटेड नेशंस की जो इंडियन एविएशन की जो कंटिजेंट की जो कैंप थी, जिस कैंप में हम रहते थे, हम्म। उस कैंप की सिक्योरिटी पाकिस्तान वालों के हाथ में था। अच्छा। वहां की जो सिविल पुलिसिंग बांग्लादेश के हाथ में था। हाँ हाँ। वहां का जो मेडिकल सर्विसेज है चाइनीज के हाथ में था। हम्म।
जो कि आमतौर पे हम सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है दुश्मन है, इंडिया चाइनीज के साथ दुश्मनी है। तो वहां कैंप में रहने के बाद मुझे हम्म ये एहसास हुआ कि जो सबसे बड़ी सीख मेरी ये था कि ये जो आप आपस में बात करते हैं या पॉलिटिशियन से और पब्लिक को जो आपस की जो दुश्मनी है, वो हम्म। हमारे बॉर्डर्स के अंदर है। द मोमेंट आप बॉर्डर पार करके दूसरी जगह पे चले गए तो सब भाई भाई है। तो एक पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के आएगा, इंडियन इंडिया छोड़ के आएगा, चाइनीज चाइना छोड़ के आएगा, तीनों एक टेबल पे मिलते हैं तो दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो दुश्मनी आ जाती है। तो ये मेरी सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, एक सीख रही अच्छा। कि ये जो हम जो फीलिंग्स हम मैनिफेस्ट होता है हमारे लोगों के दिमाग में, हम्म। ये इट इज ऑल आपका खुद की फीलिंग नहीं है, ये somebody आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि सब कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर हम्म। इसको आप ओवरकम कर सकते हैं तो अच्छा। जैसे संस्कृत में हमारा बताया जाता है कि वसुधैव कुटुंबम, आप हम्म। ट्रूली इन ऑल सेंसेस उसको बिलीव करने का बहुत आसान होगा। ये सबसे बड़ी सीख है, मैं कहता हूँ कि मेरे करियर में मैंने जो सीखा है। अच्छा, अच्छा। नाइस, बहुत प्रोफाउंड बात करे आपने। और हम आज का कन्वर्सेशन में एंटर करेंगे, टॉपिक को टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करेंगे। हम अगर एविएशन इंडस्ट्री नहीं तो एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 2 ही रोल याद आते हैं सब लोगों को, पायलट या केबिन क्रू। एक्चुअली देखें तो बहुत सारा डाइवर्स करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है ये विमानयान इंडस्ट्री में। व्हाट आर द रोल्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ पायलट एंड एयर होस्टेस? आप उसके बारे में साझा कीजिए। ओके, सो यहाँ पे एविएशन में यहाँ पर कैरियर्स की जब बात छेड़ती है, कहीं पे भी कोई भी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपने जैसे कहा, आपके सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि मुझे पायलट बनना चाहिए। हाँ। और पायलट बनना जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें करीब 60 70 80 लाख लग जाते हैं। हालांकि वो डॉक्टर करने से चीपर है, हुँ। उससे भी कॉस्टली प्रोफेशन से ट्रेनिंग काफी है, बट ये माना जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको उड़ान से शौक है या जहाज से प्यार है, तो वो कैबिन को चूज करते हैं। हुँ। तो दिस इज हाउ ये दो कैरियर जनरली प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप एविएशन में अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। काफी चीजें ऐसे रोल्स हैं, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करियर ऑप्शन है जो कि बहुत लोगों को या तो पता नहीं है या तो कोई उनको जानकारी देते नहीं है। तो ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो एविएशन में अगर करियर ऑप्शंस के लिए चूज करेंगे तो आपको प्राइमरीली आपको 3 वर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। हुँ, एक हुँ। तो एयरपोर्ट्स में जो नौकरी है, देर आर वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं एयरपोर्ट्स में, जैसे एयरसेल ऑपरेशंस बोला जाता है, एयर ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का है, एयरपोर्ट का कस्टमर सर्विसेज है, रनवे मैनेजमेंट, रनवे मेंटेनेंस मैनेजमेंट वगैरह करके है। तो उसमें करीब आपको 30 से 40 ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि आपको एयरपोर्ट्स में नौकरी दिला सकते हैं। अच्छा। सिमिलरली आप एयरलाइंस में अगर देखेंगे, हुँ। एयरलाइंस में भी आपको पायलट के अलावा फ्लाइट डिस्पैचर्स करके कुछ होते हैं, रूट प्लानिंग वाले होते हैं। आमतौर पर फाइनेंस मैनेजर के जो जॉब रोल्स है उसमें जैसे फ्लाइट डिस्पैचर्स है, उनका भी एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, उनके रूट प्लानर्स होते हैं, उनके स्ट्रैटेजी प्लानर्स होते हैं, उनके भी काफी ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन ट्रेनर्स हो गए, लैंग्वेज ट्रेनर्स हो गए, हुँ, हुँ। सीआरएम करके एक है, जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट करके एक होता है। तो इस तरीके से वहां पे भी कई रोल्स हैं जो एयर यूज करते हैं। हुँ। इन दोनों के अलावा एक और ऑप्शन है आपको जो मेंटेनेंस में, जो कि अच्छा। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और सर्विसिंग और रिपेयर करते हैं। हुँ, तो हुँ। ये 3 ब्रॉड वर्टिकल्स हैं आपको एविएशन में कैरियर चूज करने के लिए। तो अच्छा। लाइक एनी अदर प्रोफेशन, एविएशन में भी आपको मिनिमम इंटरमीडिएट के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके जो कैरियर ऑप्शन है, आपका एंट्री लेवल जो जॉब्स होते हैं, तो हुँ, उनकी हुँ। ज्यादातर मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट है। अच्छा। इंटरमीडिएट के बाद आप छोटा सा कम्युनिकेशन स्किल्स की कोर्स कर लें, या हॉस्पिटैलिटी के कोर्स कर लें, या कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एयरपोर्ट एडिटिंग के जैसे कोर्सेज होते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के जैसे कोर्सेज होते हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप एंट्री लेवल जॉब्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आप हुँ। एट लेवल के नेक्स्ट लेवल पे आपको जॉब लिस्ट के ऑपरेशन वो कर सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो हैं, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट्स हैं, वो एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर में जा सकते हैं, एयरसेल ऑपरेशन में जा सकते हैं, कार्गो में जा सकते हैं, एविएशन सिक्योरिटी में जा सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विसेज में जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन एयरपोर्ट्स आल्सो, अच्छा। जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। आप इंटरमीडिएट लेवल से जाएंगे तो आपकी जो एंट्री लेवल है, जो आपकी मंथली पैकेज, वो करीब आपका 15,000, 20,000, 22,000 होगा। अगर आप ग्रेजुएट्स लेवल से जाएंगे तो आपको यू कैन स्टार्ट अर्निंग अबाउट 25, 30, 35,000, 40,000 तक हो सकता है।
आप पोस्ट ग्रेजुएशन के जाएंगे, कुछ सर्टिफिकेशन के जाएंगे, तो ऑब्वियसली 50-60,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। हम्म। इन द सेम वे आपको, जैसे एयरलाइंस में अगर बात करेंगे, एयरलाइंस में भी जैसे फ्लाइट डिस्पैचर्स हैं, उनकी जो रेवेन्यू मैनेजमेंट वाले हैं, रूट प्लानिंग वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कुछ ज्यादातर जनरली क्या होता है एयरपोर्ट्स में और एयरलाइंस में, जो रोल्स स्पेसिफिकली जो होते हैं, जो कॉमन क्वालिफिकेशन के तौर पे नहीं मिल सकता है, अच्छा। तो एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स वो खुद उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक हाँ इन हाँ। हाउस ट्रेनिंग होता है उनका, 2 महीने से लेकर 6 महीने तक इन हाउस ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद देन आपको जॉब रोल से असाइन करते हैं। हम्म। तो आपको कोई स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी नहीं है। आप बेसिक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के साथ भी, अगर आप पैशनेट हैं एविएशन के बारे में, आप उनके एयरपोर्ट्स के वेबसाइट में जा सकते हैं, एयरलाइंस के वेबसाइट में जा हम्म। सकते हैं, वैकेंसीज की पेज देख सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इन मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल से जॉब्स के लिए रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं होता। मीट करा फिजिकली, आपके नॉर्मल सिचुएशन अगर आपकी हेल्दी है, आपकी कम्युनिकेशन बेसिक ठीक ठाक है, लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा। बोल सकते हैं, तो आपको वो इन हाउस में ट्रेनिंग देके आपको डिप्यूट करेंगे अलग अलग रोल से। लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे, उसके लिए आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे। हम्म। एक एबी कोर्स होता है, बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट करके, 3 साल का कोर्स होता है। ये लाइसेंस कोर्स है, ये ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। वो कोर्स करने के बाद आप पहले ट्रेनिंग टेक्नीशियंस के काम करेंगे, कुछ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए। हम्म। उसके बाद आप जूनियर टेक्नीशियन के तौर से काम करेंगे, फिर आप सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे, उसके बाद एबी इंजीनियर बनेंगे। उसके अच्छा। लिए कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है। तो दो से हम्म। 3 साल के अंदर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। हम्म। इंजीनियर बनने के बाद आपके आगे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। जैसे आप एयरक्राफ्ट जो है उसमें मल्टीपल पार्ट्स और मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। राइट। रेडियो का सिस्टम जो होता है उसके एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियर होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर होता है। जो एयर फ्रेम है उसके इंजीनियर अलग से होता है। हाइड्रोलिक्स के इंजीनियर अलग, इंस्ट्रूमेंट्स के इंजीनियर अलग, उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन हैं। उसमें भी जो छोटे एयरक्राफ्ट है उसके इंजीनियरिंग सिस्टम्स अलग हैं। जो बड़े एयरक्राफ्ट है उसके इंजीनियरिंग सिस्टम्स अलग हैं। तो हम्म। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप आगे जाके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, आप यू कैन क्लाइंब अप द लेडर। तो राइट। दिस इज वन वर्टिकल। हम्म। लेकिन जो भी एयरपोर्ट में या एयरलाइंस में जो भी जॉब्स है, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ, कोई भी एयरलाइन, कोई भी एयरपोर्ट जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगते। हम्म। आमतौर पर मैंने कई बार मैंने देखा है, लोगों को इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, पर्सनल मेल्स आते हैं कि आपको स्पाइसजेट में नौकरी मिली है, आपको इंडिगो में मिली है, आपको जीएमआर एयरपोर्ट में नौकरी मिली है, आप 40,000 पे करिए, आपको वो कॉल लेटर आएगा करके वो मेल्स आते हैं। वो पब्लिक बेचारे पैसे पे करते हैं, उसके बाद पता चला कि वो फेक है। तो ठीक। कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी एयरलाइन जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगता। हम्म। हर रिक्रूटमेंट फ्री है, और इन हाउस ट्रेनिंग ऑलवेज फ्री है। हम्म। हालांकि आपको ट्रेनिंग मिलने के बाद एयरपोर्ट बोलेंगे कि आपको 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको हम्म। शायद एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। दैट इज फाइन। लेकिन कोई भी एयरपोर्ट या कोई भी एयरलाइन आपसे पैसे नहीं मांगते। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो फेक है, उसको पैसे मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। Without paying any money also you can get into airlines and you can get into airports. राइट। That is what I wanted to tell your audience. Okay, perfect. So the key takeaways are, be it you have done your plus टू और इंटरमीडिएट, नहीं तो डिग्री करे और नहीं तो पीजी करे, सबको अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और एक बात याद रखना है कि लाइक डोंट पे मनी टू गेट ए जॉब, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल Yes. एवरीवेयर भूषण जी। अगर हम आईटी पे भी देखे तो लाइक पीपल ट्राई टू ल्यूर इनोसेंट पीपल सेइंग दैट हे आप 1 लाख भर दो, आपको 5 लाख सैलरी का जॉब मिलेंगे एंड ऑल, राइट? सो दैट वी शुड नेवर Yes. फॉल Yes. प्रे टू इट। परफेक्ट। सो Yes. भूषण जी, हम Yes. आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन में, और मेरा दूसरा सवाल है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रोल के बारे में, राइट? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कंट्रोलिंग ऑफिसर का रोल क्या है, और वो रोल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एयर एविएशन इंडस्ट्री के कैसे मदद करता है? लाइक हाउ डज इट हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग? Okay. सो आप अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें, तो जो एयरफोर्स में, मिलिट्री में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस, उसका ट्रेनिंग प्रोसेस, उसका फंक्शन टोटली अलग है। अगर सिविल में बात करते हैं तो उसकी उसकी फंक्शंस, दो द पर्पस इज सेम, लेकिन उसके प्रोसेस और फंक्शंस थोड़े अलग है। तो अच्छा। हम मिलिट्री की बात नहीं करेंगे, हम एयरफोर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिविल की बात करेंगे, हाँ। क्योंकि लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। राइट। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पूछा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर एक शब्द में, अगर एक सेंटेंस में अगर मैं बताऊं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कंट्रोल टावर में बैठ के पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है,
वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि एक पायलट कॉकपिट में करके देता हो, काम कर रहा होगा। सो इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इतना इंपॉर्टेंट अहमियत, इतना इंपॉर्टेंस उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है। हम्म। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो ग्राउंड पे बैठ के पायलट के साथ रेडियो में काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो वही एक लाइफ लाइन है। पायलट वो जो 40,000 फीट पे या 35,000 फीट पे जो उड़ रहा है, वो आसमान पे ऊपर, और ग्राउंड के साथ जो एकमात्र जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन है, जो चैन है, वो सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ है। तो प्राइमरीली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रोल यह है कि अगर कभी भी किसी भी वक्त अगर किसी पायलट को किसी इंफॉर्मेशन की या मदद की या सपोर्ट की जरूरत है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वहां पर रेडीली अवेलेबल है। दिस इज हाउ सिंपली टू पुट इट लाइक। अच्छा। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सिविल में जो होता है, वो एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, तो वो मेंटेन करते हैं, वो मैनिपुलेट जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, चाहे सिविल का हो या प्राइवेट का हो। जैसे जीएमआर एयरपोर्ट हो गया हैदराबाद में, दिल्ली में, या जीबीके का एयरपोर्ट हो गया जैसे मुंबई में। तो जितने भी गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स हो या प्राइवेट एयरपोर्ट्स हो या पब्लिक पार्टनरशिप एयरपोर्ट्स हो, एयर ट्रैफिक सर्विसेज हमेशा आज की तारीख में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही है। बाहर कंट्रीज में जो प्राइवेटाइज हो गए, वो कॉर्पोरेट हो गए, देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स बाहर की कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही है। तो वहां पे क्या करते हैं एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वाले, खुद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वो ट्रेनिंग देते हैं। उनके 3 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में। एक इलाहाबाद में है, एक नागपुर के पास है, एक हैदराबाद में है। तो वो सेलेक्ट करते हैं, वो रिक्रूट करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को थ्रू नोटिफिकेशन। उनके एक रिटन एग्जामिनेशन होता है शुरुआत में। बेसिक क्वालिफिकेशन साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट्स अ बेसिक क्वालिफिकेशन। और एक प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जाम होता है, और एक इंटरव्यू होता है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज्वाइन करने के लिए। आप इनिशियली जूनियर एग्जीक्यूटिव के नाम से जाने जाते हैं व्हेन यू जॉइन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। आप दो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालते रहेंगे, नोटिफिकेशन में आप अप्लाई करेंगे और रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो भी क्वालिफाई होंगे उनकी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। तो उनकी जो रोल जो है, अगर आप उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर बताएं, अगर बात करें, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के प्राइमरी रोल ये होता है कि जो भी एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा जहाज सेफली ऑपरेट करा सकते, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा। और वो करते समय उनकी ये भी अपॉर्चुनिटी, ये भी जिम्मेदारी रहते हैं कि जहां पे उस एयर स्पेस में जितने एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो, ऑपरेशन सेफ हो, एफिशिएंट हो, ऑन टाइम हो। आप देखेंगे अगर हैदराबाद से अगर विशाखापट्टनम एक ट्रेन को जाना है, अगर सुबह 7 बजे ट्रेन यहाँ से निकलना है और शाम को 7 बजे वैजाग पहुंचना है, कितनी बार आपने देखा होगा कि शाम को 7 बजे ट्रेन वहां पे पहुंचती है? मे बी 1 in 100 टाइम्स, राइट। लेकिन आप एयरक्राफ्ट की बात करें, अगर सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क से टेक ऑफ कर रहा है, शाम को 10 बजे हैदराबाद में लैंड करना है, तो लैंड करेगा ही करेगा। सो हाउ डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, because of the because of understanding between various air traffic control services and pilots. So पूरे एविएशन जो क्लॉकवर्क प्रिसिशन में जो काम करता है, वो पूरा कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का है। वो एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं, और हमेशा वो एटीसी एक पायलट्स के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। तो कोई भी मदद चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए ग्राउंड से पायलट को, वो जिम्मेदारी कंट्रोलर्स का है। इसके लिए उनके पास रडार्स अवेलेबल किया गया है, और रेडियो चैनल्स, आपकी रेडियो टेलीफोनी जिसे हम बोलते हैं, कि वो फ्रीक्वेंसी से अलॉकेट किया गया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया डिवाइड कर लिया कि ओके, इस एयर स्पेस में अगले, जैसे हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद के जो 200 किलोमीटर की जो दायरे में जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे, वो जिम्मेदारी हैदराबाद के साथ है। अच्छा। वो पूरा 200 एयरक्राफ्ट जहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, वो जो हैदराबाद एटीसी बोलेगा, वो उसके हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत इंटरेस्टिंग जॉब रोल भी है, बहुत चैलेंजिंग रोल भी है, और बहुत डायनामिक रोल भी है। तो जो भी, अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए, जैसे मैंने बोला, मिनिमम क्वालिफिकेशन साइंस ग्रेजुएशन है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इट्स ए वेरी वंडरफुल जॉब, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी जैसे 10 साल पहले तक हमारे पास करीब 75 एयरपोर्ट्स रहे इंडिया में। आज की तारीख में यू हैव क्लोज टू 150 एयरपोर्ट्स, एंड अगले 5 साल में ये 250 एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। और हर एयरपोर्ट में आपको कम से कम 40 से 50 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जरूरत है। तो मान लीजिए आपके 250 एयरपोर्ट्स हो गए, तो उसमें से 200 अगर कंट्रोलर्स अगर हर एयरपोर्ट में चाहिए, तो कितने नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट है? उतने एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स उनको मिल नहीं रहे हैं,
क्योंकि उनको लोगों को जानकारी नहीं है, जो को इस प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत कम लोग इसको चूज कर रहे हैं। आज के तारीख में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 40% अंडर स्टाफ्ड है। जो उनके 100 कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट है, उनके पास सिर्फ 60 कंट्रोलर्स हैं, बाकी 40 कंट्रोलर है ही नहीं। सो इट इज ये बिकॉज ऑफ द अंडर स्टाफिंग ऑपरेशन इफेक्ट हो रहे हैं, एफिशिएंसी इफेक्ट हो रहा है। सो वो चाहते हैं कि ज्यादा कंट्रोलर्स, ज्यादा लोग उस प्रोफेशन को चुने, ज्यादा कंट्रोलर्स बने, ताकि उनकी ऑपरेशंस और एफिशिएंट और इफेक्टिव बने। तो एक अच्छा प्रोफेशन है अगर साइंस ग्रेजुएट्स को चूज करने के लिए, तो उसकी सैलरीज भी अच्छी हैं। आपको बाकी किसी गवर्नमेंट, इट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आई वुड से। आप सैलरीज भी उसकी अच्छी हैं। आपकी स्टार्टिंग जो करियर है, आपको करीब 80,000 to 1 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अच्छा। एंड आप करीब 7-8 लाख 10 लाख तक आप प्रमोट हो सकते हैं, आप क्लाइम कर सकते हैं लेडर में। आपकी रिटायरमेंट एज 57 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, आई एम नॉट श्योर, बट यू हैव अ लेंथी करियर। और आपकी पोस्टिंग्स पे अच्छी जगह पे होंगे। आप एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अच्छी सिटी होगी, अच्छी फैसिलिटीज होंगे। रिमोट जगह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो आपकी पूरी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसमें मिलेंगे। आपके लोन्स मिलते हैं सब्सिडाइज रेट में, लो इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स मिलते हैं। तो काफी सारे पर्क्स है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं। बट प्रोफेशन भी बहुत अच्छी है, चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना यह है कि लोगों को ये फील्ड एक्सप्लोर करना चाहिए, इसमें आना चाहिए। एंड बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। एंड इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड विद दिस पीपल। ट्रू ट्रू ट्रू। सब लोग आईटी के पीछे भाग रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, अज्यूमिंग दैट देयर आर हाई सैलरीज। मगर आप आज बताए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में हाई सैलरीज अर्न कर सकते हैं ना। 8 से 10 लाख, 8 से 10 साल के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख कमा सकते हैं हर महीने को। और इसके अलावा बहुत सारा बेनिफिट्स और पर्क्स भी मिल रहे हैं, राइट। सो फॉर दोज ऑफ यू आर लिसनिंग और वाचिंग गाइस, प्लीज एक्सप्लोर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। बहुत it is so exciting and enticing to know about that. Thank you sir. भूषण जी, ये तो बहुत सा इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल सेशन चल रहा है। और मेरा दूसरा सवाल है कि आप एक प्रेस्टिजियस पायलट ट्रेनिंग एकेडमी का सेंटर हेड के रूप में आप आज काम कर रहे हैं, और यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द country in the form of generating good pilots or developing good pilots as well as aviation industry professionals. और मैं क्यूरियस हूँ कि आप अगर एस्पायरिंग एविएशन प्रोफेशनल्स को देखें तो उसके अंदर आप कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज देखते हैं आप? सो जैसे हम इसकी सेशन जो शुरुआत किया है, जो एविएशन के बारे में जब आप बात करते हैं कि हर कोई चाहता है कि पायलट के बारे में सोचते हैं। सो पायलट बनने के लिए आपको मेनली दो चीजें हैं। एक तो आपके द मनी, द पैसे। जैसे आपको मैं बोल रहा था करीब 72, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पायलट बनने के लिए आप 40 लाख में भी पायलट बन सकते हैं, 30 लाख में पायलट बन सकते हैं, 1 करोड़ में भी पायलट बन सकते हैं। तो वो फैक्टर्स अलग है, उसके बारे में हम अभी डिटेल्ड बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सो एज फार एज पायलट ट्रेनिंग की बात करें, जो मेरे पास आते हैं पायलट ट्रेनिंग, जैसे पायलट बनना चाहता हूँ करके वो इच्छा लेके मेरे साथ आता है, तो उसमें दो चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। पहली चीज ये है कि मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि तुम पायलट क्यों बनोगे, क्यों पायलट तुम्हें बनना चाहिए। एक मोटिवेशन होता है। और दूसरा ये होता है कि आप सक्सेसफुल पायलट कैसे बन सकते हो, जो कि ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में होता है। तो सबसे जब मेरे पास जो लोग आते हैं, उसको मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए आया या मेरे पास सीखने के लिए आया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब वो मोटिवेशन के बारे में अगर उसको चाहिए कि मुझे पायलट क्यों बनना चाहिए, अगर वो खुद उसकी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसको मैं फैक्ट्स दे सकता हूँ। उसको मैं इंडस्ट्री के बारे में, जो पायलट की जॉब के बारे में, पायलट के रोल के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसमें जो दिक्कतें हैं उसके बारे में उसको मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, जो कि वो बाकी शायद किसी से वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिल रही हो। तो एक पहलू हो गया जो पायलट ट्रेनिंग के बारे में जो लोगों से मैं बात करता हूँ। अगर मेरे पास जो बंदा आता है ऑलरेडी वो मोटिवेटेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है मुझे पायलट बनना है, तो उसको मैं ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग कैसी होती है, पायलट ट्रेनिंग में उसको क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है एक सक्सेसफुल पायलट बनने के लिए, पायलट ट्रेनिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, उसमें आगे जाके तुम्हारा करियर सक्सेसफुल कैसे होगा, क्या क्या स्किल्स तुम्हें डेवलप करना है, क्या क्या नॉलेज तुम्हें एक्वायर करना है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ये ट्रेनिंग एस्पेक्ट। अच्छा। और ये दोनों जब खत्म हो गया, वो जब मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेगा, तो मेरी पूरी फोकस उसका स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने में है। सो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स व्हेन आई टॉक अबाउट पायलट ट्रेनिंग। सबसे पहले मोटिवेशन। क्योंकि तुम्हें अगर सिर्फ अभी भी तुम सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो कि मुझे पायलट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए,
सबसे पहले उसके जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूंगा, उसकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। जब उसकी कंफ्यूजन दूर हो गया, पायलट बनने के लिए तैयार है, तो मैं पहले देखूंगा वो अफोर्डेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके पास पैसे है कि नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जरूरी है, पैसे भी जरूरी है। तो हम्म वो काबिल होने के बाद देन उसको ट्रेनिंग के बारे में उसको पूरी तरह से बताऊंगा कि जैसे कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं बोलते हम्म हैं कि मुझे पायलट बनना है। कई ऐसे बच्चे हैं कि जो उनको एक गलतफहमी रहता है कि पायलट बनना मतलब जहाज उड़ाना है। जहाज उड़ाना 20% है, बाकी हम्म 80% आपको नॉलेज, आपको हम्म जिंदगी भर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, तभी आप पायलट बनो, नहीं तो आप पायलट नहीं बन सकते हो। क्योंकि पायलट बनना, फ्लाइंग जहाज जहाज उड़ाना सीखना तो ओनली आपको इनिशियली 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप सीख जाओगे। हम्म लेकिन अगले 30-40 साल तक आप जब तक पायलट बने रहोगे, अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, प्रोफेशन में टिके रहना है, तो आपको पढ़ाई करना जरूरी होती है। अगर आप पढ़ाई से मुंह फेरने वाले हैं, आप किताब से आप मेरे जैसे दूर रहने वाले हैं, तो पायलट ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है। तो हम्म ये मुझे बहुत जरूरी है वो जानने के लिए कि बच्चे का इंटेंशन क्या है, वो पढ़ने के लिए राजी है या पढ़ाई से दूर भागने के लिए पायलट बन रहा है। अगर हम्म पढ़ाई से भागने के लिए पायलट बनना चाहता है कि उसको वो मना कर देता है कि ये शायद तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते, आगे जाके वो सक्सेस नहीं हो पाते, शायद नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज बच्चों को समझना जरूरी है। और पायलट हम्म की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। ट्रेनिंग के बाद जो लाइफ स्टाइल है, सब लोग क्या देखते हैं, उसकी यूनिफॉर्म देखते हैं, उसकी सैलरी देखते हैं, उसकी 5 स्टार इंटरनेशनल ट्रैवल देखते हैं, लेकिन उसके पीछे पायलट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो शायद किसी को लोग जानते नहीं है। तो वो हम्म मेहनत के बारे में लोगों को बताता हूँ। कई लोग मेरे पास जब आके बोलते हैं कि सर मैं तो आपके पास आया पायलट बनने के लिए, लेकिन आपने मेरे को डरा दिया। मैं बोला हाँ, मैं तुम्हें डराऊंगा और आपको पूरा डराऊंगा, कितनी कोशिश उतना मैं डराऊंगा। उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर ठीक है, ये सब मेरे को ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो पायलट बनना है, तो वो सक्सेसफुल बनेगा, उसको ट्रेन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले उसको मैं डराऊंगा, उसको मैं धमकाऊंगा, उसको मैं पूरा डिस्करेज करूंगा कि नहीं बनो पायलट। उसके बावजूद भी अगर वो बोलता है कि नहीं सर, ये सब मुझे पता है, ये सब मैं मेंटली प्रिपेयर करके आया हूँ, जितना भी मुश्किल है उसको मैं झेलूंगा, जितना भी मेहनत करना मैं करूंगा, लेकिन मुझे पायलट बनना है, तो वो मुझे गारंटी मिलती है कि वो अच्छे सक्सेसफुल पायलट बन सकता है फ्यूचर में। उसको ट्रेनिंग करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। उसकी फ्यूचर मुझे जानता हूँ कि मैं जानता हूँ उसकी फ्यूचर सिक्योर्ड है, उसकी गारंटीड है। सो आई विल टेक हिम ऑन बोर्ड। इस तरीके से मैं असेस करता हूँ लोगों को, उसके हम्म बाद में उसको एंकरेज करता हूँ। अच्छा एक बार ट्रेनिंग में आने के बाद हम्म अगर उसको मैं रोज में आना है, अगर रोज कहूंगा या सिखाता रहूंगा, क्या सीखूंगा मैं, वो क्या सीखेगा वो। तो मोटिवेशन इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर बिफोर यू जॉइन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा एक बार इसमें ज्वाइन कर लिया है, उसमें टिके रहने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस हम्म तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है, तो उसके बाद आई कैन टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग। इस तरीके से मैं assess करता हूँ, इस तरीके से मैं एंकरेज करता हूँ। अच्छा, सही है। और आप कंट्री का सोल सर्टिफाइड एग्जामिनर और ट्रेनर है एविएशन इंडस्ट्री में, स्पेशली यस। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशली आपने एक बात बोला कि एज ए पायलट राइट, यू आर सपोज टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट फॉर 20% ऑफ द टाइम, और बाकी पूरा 80% इज अबाउट नॉलेज। इसके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स का जरूरत क्या होता है, लाइक फॉर ऑल प्रोफेशंस, नॉट जस्ट लिमिटेड टू पायलट? सो जहां तक आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, अब जब दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे होंगे, अच्छा तो दो लोगों के बीच में जो जब भी अगर कोई एनिमिटी होती है, कोई स्पर्धा होती है, कोई अगर दुश्मनी होती है, क्यों होती है? लैक जब ऑफ एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला अगर सही तरह से नहीं समझ पाया, तो आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। सही है करेक्ट और नॉट? राइट सो एब्सोल्युटली ये तो कम्युनिकेशन जो है, एक एक तो कम्युनिकेशन में आपको दो चीजें हैं प्राइमरली। एक है भाषा और दूसरी आपकी फीलिंग। अगर आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपकी इंटेंशन वो भाषा में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो दैट कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन, दैट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट कैन आप उस चक्कर में एक जो जिंदगी भर के आपके सबसे दोस्त है वो कल आज के बाद आपके दुश्मन हो जाएगा। तो ये है आपके पर्सनल रिलेशंस की बात। और जब कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात करेंगे, एक जमाना था जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए एक रिक्वायरमेंट थी, जो कि साबुन बेचना है, कोई कोई जहाज बेचना है, कोई स्कूटर बेचना है, कोई कुकर बेचना है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, क्योंकि उसको बोल के कन्विंस करना था। लेकिन वो जमाना आजकल नहीं है। आजकल कम्युनिकेशन हर प्रोफेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू हो गया, बिकॉज लोग जितने ज्यादा बात करते हैं उतने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यू हैव टू रिफाइन योर कम्युनिकेशन इन एवरी वॉक्स ऑफ योर लाइफ। ये हर प्रोफेशन में, हर रोल में, हर जॉब में एक इंपॉर्टेंट हो गया। और जहां एविएशन की बात करेंगे, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट, जो एक दूसरे से हमेशा बात करते रहते हैं, जो स्टार्ट करने से पहले और जब तक लैंड करेगा जहाज, कंटिन्यूअसली वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ बात कर रहा है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है
तो कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड नेसेसिटी बेसिस पे पायलट्स को एक्सचेंज कर रहा है। हम्म सो जो पायलट जो 30,000 40,000 फीट पे स्पीड ऑफ द साउंड पे जो फ्लाइंग कर रहा हो, हम्म उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कम्युनिकेट करना है, तो वो इंटेंशन अगर क्लियरली इमीडिएटली जितने कम समय में कितने क्लैरिटी के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं कर सका, हम्म अगर वो कम्युनिकेट कर सका लेकिन अगर कंट्रोलर उसको ठीक से नहीं समझ सका, अच्छा। तो जो एक्शन उस टाइम पे लेना है वो एक्शन कंट्रोलर भी नहीं ले पाएगा और हम्म पायलट भी नहीं ले पाएगा। और जहां आप एविएशन की बात करेंगे, एविएशन हम जो बात करते हैं कि इट्स ए ग्लोबल फिनोमिना। राइट। एविएशन सिर्फ हैदराबाद के लिए है या तेलंगाना के लिए या आंध्रा के लिए या इंडिया के लिए या एशिया के लिए सीमित नहीं है। एक पायलट हैदराबाद से जो टेक ऑफ कर रहा है, वो ही इज गोइंग, वो ऑल द वे इज गोइंग टू न्यूयॉर्क अगर जा रहा है या सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, तो रास्ते में वो कम से कम 50-60 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ बात कर रहे हैं, जिसकी अपने अपनी भाषा है, अपनी अपनी बोली है, अपने अपनी स्टाइल ऑफ राइट स्पीकिंग है। उन सबको जो भी तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, वो उसको मेक श्योर कि वो समझेगा। तो यू आर एन इंडियन, आप एक हैदराबादी हो, आप अभी यहाँ से टेक ऑफ करके आप पाकिस्तान से बात कर रहे हो, उसके बाद आप रशियन से बात कर रहे हो, उसके बाद आप चाइनीज से बात कर रहे हो, उसके बाद आप यूरोपियन से बात कर रहे हो, उसके बाद आप ब्रिटिश से बात कर रहे हो। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जो भी बात कर रहे हैं वो सामने वाला आपको समझ अच्छी तरह से समझ सके, और जो सामने वाला बोल रहा है आप भी समझ सके। अगर नहीं समझ में आया तो यू आर इन्वाइटिंग फॉर ए ट्रबल। राइट। एंड कॉमन लैंग्वेज आप एविएशन पे जैसे देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्स। So you're talking to आप when you're flying and when you're operating an aeroplane, when you're talking to a pilot, आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो और इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है। सही। सो whenever आप कोई भी फॉरेन की लैंग्वेज आप बात करते हैं, चाहे इंग्लिश बोले या जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर मेरी हिंदी कोई यूपी वाला सुनेगा तो वो सोचेगा कि क्या हिंदी बोल रहा है ये। हाँ सही। द सेम थिंग हैपेंड विद इंग्लिश आल्सो, राइट? एक या। इंडियन इंग्लिश बोल रहा है, एक रशियन इंग्लिश बोल रहा है, एक चाइनीज इंग्लिश बोल रहा है, एक यूरोपियन इंग्लिश बोल रहा है। देयर आर डिफरेंट इंग्लिशेस दैट यू स्पीक। राइट। लेकिन एविएशन में बिकॉज यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग भाषा बोलने वाले सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो जब तक उसकी इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लैंग्वेज अच्छी ना हो और आपकी इंटेंशन अच्छी ना हो और आपकी समझ अच्छी ना हो, तो यू आर इन्वाइटिंग फॉर ए ट्रबल। इसलिए एविएशन में जितने प्रोफेशनल्स हैं उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की असेसमेंट होती है कि वो इंग्लिश में बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए भी होता है, पायलट्स के लिए भी होता है, इंजीनियर्स के लिए होता है, कैबिन क्रू के लिए होता है, और बाकी जो एयरपोर्ट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स बनने से वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड रादर देन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट किया जाता है कि वो कितने इफेक्टिवली इंग्लिश में बात कर पा रहा है, वो जो बोल रहे हैं कि सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं, और सामने वाला जो बोल रहा है कि ये समझ पा रहा है कि नहीं। ये असेसमेंट होता है एविएशन पर्सनल्स के लिए। वो असेसमेंट हम पायलट्स के लिए, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जिस रोल पे मैं एंगेज हूँ, अभी मैं इन कंट्रोलर्स का और पायलट्स का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट करता हूँ। वो मैं एग्जामिनर हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनर हूँ। तो ये पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो 36 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस रहा है ट्रैफिक कंट्रोलर में और पायलट के इंटरेक्शन का, और मैं एग्जामिनर बना, इस एक्सपीरियंस के दौरान आई फेल्ट, मेरे को जिस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ट्रेनिंग दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को एडिशनल क्वालिफिकेशन ये मिला कि अभी जो प्रोफिशिएंसी, जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, इस तरीके से इंडिया में और भी एग्जामिनर्स हैं, बाहर के कंट्री में भी और भी एग्जामिनर्स हैं। अगर कोई पायलट या कंट्रोलर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनर बनना चाहता है, उनको मैं कैसे एग्जामिनर बनना है वो ट्रेनिंग में कोर्स देता हूँ। तो आज के तारीख में मुझे इस बात की खुशी है, और शायद कल को ये चेंज हो जाएगा और भी लोग आएंगे, लेकिन आज के तारीख में इंडिया में मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो इस ट्रेनिंग देने के लिए क्वालिफाइड हूँ, और ये ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी तक मैंने करीब 50 से 60 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और वो एग्जामिनर्स के रोल पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई हैव गिवन। तो आज की तारीख में इंडिया में मैं इकलौता ऐसा ट्रेनर हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनर्स को मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं खुद एक एग्जामिनर हूँ, मैं एग्जामिनर्स को, जो फ्यूचर एग्जामिनर्स को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, वो चाहे वो लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट हो, मतलब जो पायलट भी हो सकता है या इंग्लिश लेक्चरर या प्रोफेसर भी हो सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको दोनों को रिक्वायरमेंट है। आपको एक पायलट या कंट्रोलर भी चाहिए और एक लैंग्वेज एक्सपर्ट भी चाहिए, दोनों मिलकर लैंग्वेज असेसमेंट का एग्जामिनेशन लेते हैं। तो मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को भी ये कोर्स देता हूँ, और ऑपरेशन एक्सपर्ट्स को भी ये ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज की तारीख में मैं अकेला हूँ, कल को और भी लोग आएंगे,
and I'm ready to welcome more people into this profession. सुपर सर, आप बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किए। इंग्लिश और कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत ठीक तरह से समझाया आपने, और बहुत शानदार बातचीत हुआ अब तक। और हम समय आ चुका है हमारा एपिसोड में थोड़ा मसाला और ऐड करने का, और मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड खुलता हूँ, आप अगर तैयार है तो। ठीक है। मसाला पहला देखिए कहीं ज्यादा ना हो जाए, चलिए देखते हैं। मसाला तो जितना ऐड करना उतना ही ऐड करेंगे। तो मेरा पहला ओके, सवाल है कि यदि आपके पास कहीं से एक, कहीं भी एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? सो कभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरा पहले पोस्टिंग हुआ था जालंधर में, फर्स्ट हम्म, टाइम व्हेन आई वेंट टू पंजाब। हम्म, तो मैं वहाँ पे 17-18 साल का लड़का था शायद, घर से पहली बार अच्छा, गया। और जालंधर रेलवे स्टेशन में शाम को 7 बजे उतरा मैं, हम्म, दिसंबर का महीना था। पंजाब में ठंड कैसी होती है आपको मालूम है। तो विंटर भी मेरे लिए नया था, पंजाब भी मेरे लिए नया था, पोस्टिंग सब कुछ मेरे पास नया था। और हम्म, 7 बजे मैं जालंधर रेलवे स्टेशन में जब उतरा था, जैसे उतरा सामने मैंने एक नोटिस और एक बोर्ड देखा। वहां पंजाब रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे कोटेशंस लिखे रहते थे। तो जैसे मैं ट्रेन से उतरा, वहां पे सामने एक कोटेशन लिखा मैंने, जिसपे लिखा हुआ था इंग्लिश में, इट इज नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। हम्म। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत हाँ, अच्छा लगा। अगर अगर आप बोलेंगे कोई अच्छा बिलबोर्ड हो जिसमें मेरा फोटो हो, पीछे ये कोटेशन लिखा हो, क्योंकि ये मेरा लाइफ में हर मिनट ये मेरे को, आई फील आई अटैच विद दिस कोटेशन। हाँ, It's nice to be important, but it is more important to be nice. I would like to have a billboard like this with my photo on it. वाओ, सो नाइस। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए अपना जीवन किसके साथ बदलना पसंद करते हैं और क्यों? इफ यू वर टू स्वैप योर लाइफ विद समबडी। किसके बेनिफिट के लिए? उनके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए? आपके बेनिफिट के लिए। बट आई लव द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक हम में से ऐसे कोई आदमी हो जो अपनी लाइफ दूसरे के साथ स्वैप कर सकते हैं। बट सिंस आपने सवाल पूछा है, हम्म, तो आई विल बी वेरी हॉनेस्ट हियर। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ एक दिन के लिए मेरी बेटी के साथ स्वैप करना चाहता हूँ। ओह। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आई वांट टू, हर बाप का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने बच्चों को समझना। हाँ। हम अपनी पर्सपेक्टिव से बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं। हम्म, अगर जैसे आपने पूछा मुझे मौका मिला, इफ आई, हम्म, अगर इफ, जैसे आपने बोला मुझे अगर मौका मिलता है मेरे लाइफ स्वैप करने के लिए, तो मैं हम्म। एक दिन मेरी बेटी बन के जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेटी की जिंदगी उनकी पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूँ। दैट इज गोइंग टू हेल्प इन मेनी वेज इन बिल्डिंग अ रिलेशन। एज अ फादर इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड माई डॉटर, सो आई वांट टू स्वैप माई लाइफ विद माई डॉटर एंड लिव लाइफ लाइक माई डॉटर वांट। आपको डॉक्टर, आपके डॉटर को, आपके बेटी को जरूर ये एपिसोड सुनाना है आप। आई थिंक शी मस्ट बी फीलिंग, शी विल फील हैप्पी। शी विल से नो, शी विल से नो, वो बिल्कुल नहीं सुनेगी वो। नहीं, बहुत क्रिएटिव जवाब दे चुके हैं आपने। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक थैंक दिन यू। के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? एक दिन के लिए? यहाँ, एक एक दिन के लिए एक नियम बनाना, अगर सबको एक मानने दिन के लिए पड़ेगा। अगर मुझे नियंता बनना है, जो हाँ, मैं बोलूंगा सबको मानना है, हाँ। तो मैं बोलूंगा जितने भी पायलट बनने जाते हैं सब आके मेरे से साथ मिले, मेरे इंस्टीट्यूट में ही ज्वाइन करें। डोंट गो एनीवेयर एल्स। ओके। दूसरा सवाल। बहुत अगर आपको, कंपटीशन है इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। हाँ सही है, बट आई एम लविंग यस। इट। आप बहुत क्रिएटिव जवाब दे रहे हैं आप। और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले, तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे और कौन सा रोल पिकअप करते हैं आप दूसरे हीरो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरे ऊपर क्यों नहीं फिल्म बन सकता है जिसकी मैं खुद हीरो हूँ? आप? नाइस, वेरी गुड, लव्ड इट। और दूसरा सवाल, अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगी? सांबर वड़ा, आई जस्ट लव इट। सांबर वड़ा, रोज मेरे को Um, तीनों टाइम सांबर वड़ा खिलाओ, मैं खा के खुश हूँ। ओके, आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड में, ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे? आपको सीरियस आंसर चाहिए, फनी आंसर चाहिए? आई वांट फनी आंसर। फनी आंसर, लेकिन मैं आपको सीरियस आंसर दूंगा। मेरे को ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। अच्छा, हाँ। सबसे आज लास्ट 36 ईयर्स में मेरे को सबसे जो दिक्कत है, हम्म, क्लासरूम में जब मैं टीचिंग करता हूँ, बोर्ड पे लिखना मेरे को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, सो आई वांट समबडी टू इन्वेंट अ ब्लैक बोर्ड। हम्म, लेफ्ट हैंडर आपने देखा होगा, पेज उल्टा रख के लिखते हैं, पेज हाँ, नोटबुक वगैरह उल्टा रख के लिखते हैं।
Right. तो मुझे ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड इन्वेंशन होना चाहिए, कोई आके ऐसे ब्लैक बोर्ड इन्वेंट करे जो मैं उल्टा लिख के रख के रखूं, लेकिन सामने जो बच्चों को सीधा दिखे। सीधा दिखे। ऐसा कुछ अगर बना सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लव्ड इट, गुड वन, गुड वन। और दूसरे रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे और आखिरी सवाल है, जो भी अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? सो जैसे नवीन जी, आप भी जानते होंगे, आपने भी बहुत लोग उन्हें बच्चों से बात की होंगे, बहुत यूथ से आप इंटरेक्ट करते हैं रेगुलरली। हम्म। वो जमाना गया कि आजकल जो माँ बाप हैं, बच्चे भी एक स्टेबल करियर और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो बहुत सारे इच्छुक रहते थे, बहुत सारे प्रिफर्ड रहते थे, वो जमाना गया है। हाँ। आजकल दे आर ओपन टू, इनफैक्ट आजकल के यूथ दे आर मोर इंक्लिन टुवर्ड्स कॉर्पोरेट लाइफ। राइट। दे वांटेड टू जॉइन प्राइवेट कंपनीज। हम्म। एक तो दिस इज वन डेवलपमेंट दैट वी हैव सीन। हम्म। एंड अदर डेवलपमेंट वी हैव, अभी जो एक चीज और देखना अभी बाकी है, जो ऑर्थोडॉक्स जो जॉब रोल्स थे, जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हम्म। एक बहुत बड़ा प्रिफर्ड, एक जमाना था जो हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहता था। राइट। और जो अभी भी आज के तरफ में जो पेरेंट्स और जो बच्चों के अभी जैसे इंजीनियरिंग और एमबीए जैसे हो गया, वो बोले कि एक ट्रेडिशन है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12th तक पढ़ना जरूरी है, 12th के बाद इंजीनियरिंग करना जरूरी है, फिर इसके बाद एमबीए करना जरूरी है, एक ट्रेडिशन बन गया। हम्म। दो कुछ तो बदलाव है लाइफ में, कुछ भी सोच में कुछ तो बदलाव है, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स जॉब रोल्स हैं, वो इट इज नाउ टाइम टू लुक एट दोज जॉब रोल्स। आजकल तो स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है, आजकल स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर तो चल रहा है। स्टार्टअप इज ए गुड आइडिया, लेकिन जो एस्टेब्लिश करियर ऑप्शन है, जैसे एविएशन के बारे में बात करें, एविएशन इज ए बहुत स्टेबलिश इंडस्ट्री है, बहुत एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है और बहुत वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज है। हर करियर एविएशन में एक्सटेंसिव नहीं है, हर करियर एविएशन में कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। सो जो लोग एक करियर के बारे में सोच रहे हैं, जो पैशनेट एविएशन के बारे में, जहाजों के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, आप किसी लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से समझिए क्या जॉब रोल्स हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पैशन क्या है, उसको आप उसको वे कीजिए, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए और सही गाइडेंस लीजिए और एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए। ये मैं लोगों को बनना चाहता हूँ कि ये प्रिफर्ड कैरियर नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि इसकी अवेयरनेस कम है। तो आप जरिया ढूंढिए, आप लोगों को मिलिए, जानकारी लीजिए, गलत लोगों पे मत मिलिए, पैसे मत बर्बाद कीजिए, कोई पैसे फेक इंडस्ट्री के फेक एजेंट्स के पास मत जाइए, एक जेन्युइन लोगों से मिलिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और एविएशन में करियर एक्सप्लोर कीजिए। और मेरा यह मानना है कि आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, तो consider aviation as one of the career options for the youth. That's what I wanted to request everyone. सुपर, वेरी नाइस, एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। एंड यहाँ पे कंपटीशन Yes. भी बहुत कम है। आप पिछले तेलुगु इंटरव्यू में बताया कि एक आईटी कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी के लिए वॉक इन रखे तो कम से कम 17,000 लोग अटेंड किए थे। उसमें जितना ओपनिंग्स था, आई थिंक Yes. कंपटीशन वाज ह्यूज। मगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं, तो जो भी रोल्स है एविएशन इंडस्ट्री में, उसमें कंपटीशन भी कम है और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। आई थिंक guys, it's time जी. for you to explore careers in aviation beyond pilot and cabin crew। और सत्यभूषण राव जी, हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन तो बहुत इंसाइटफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव था, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प आवर टीजीवी हिंदी कम्युनिटी एज वेल। और मैं फिर से आपको ये प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा और फिर से अच्छे अच्छे बातें करेंगे। धन्यवाद आपके Definitely. लिए समय बिताने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, Navin. Thank you. Thank you. Thank you so much. Shukriya. Thank you. Thank you. Shukriya. And thank you Shan Konduru for connecting me with amazing सत्यभूषण राव जी। और दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड सत्यभूषण राव जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर यूट्यूब में वॉच करें तो आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, और नहीं तो आप अगर स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट में सुन रहे तो वहाँ पे फॉलो बटन क्लिक कीजिए और रिव्यू और रेटिंग भी दे दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। चलो अब शुरू करते हैं हमारा सामान्य ज्ञान। आज अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशन हुआ भूषण जी के साथ, करियर्स इन एविएशन इंडस्ट्री। मैंने सोचा कि लेस नोन फैक्ट्स अबाउट एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बात करूं आज। और पहला फैक्ट है कि गुप्त यात्री डिब्बे मीन सीक्रेट पैसेंजर कंपार्टमेंट्स
एंड कुछ कमर्शियल एयरप्लेन्स में, especially these long haul flights, have secret compartments known as crew rest areas. वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट्स और को पायलट्स रिस्क कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन द फ्लाइट जर्नी इज बियॉन्ड 10 hours or so. एंड ये कंपार्टमेंट्स आर located above or below the main cabin, and they are accessible to these people, the staff, through hidden staircases or ladders. और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एश स्कैटरिंग फ्लाइट्स। आज तक तो हमें एयरलाइंस के बारे में ये पता है कि एयरलाइंस अगर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसके अलावा गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स, सम एयरलाइंस ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर स्कैटरिंग द एशेस ऑफ लव्ड वंस एट हाई एल्टीट्यूड्स। और ये फ्लाइट्स दिस प्रोवाइड्स ए यूनिक एंड सेरेन वे टू ऑनर द डिकीज फाइनल विशेस, ऑफरिंग फैमिलीज ए सेंस ऑफ क्लोजर एंड पीस। तो ये दोनों चीज मैं बताने वाला था, और आपको ऐसे वाला इंटरेस्टिंग चीज कुछ एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में, नहीं तो एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पता है तो मुझे भी बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में वॉच करें तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में मिले तो कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट कर सकते हो। तो यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं, नहीं तो आपको कुछ टॉपिक रिकमेंडेशन है, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में और अच्छे मेहमान से मिलते हैं। टेक केयर गाइस। थैंक यू Thank you. नवीन, थैंक यू।